रागिनी का पति करण गया तो था कनाडा पैसे कमाने, लेकिन उल्टे उसे अपनी जान की लाले पड़ गए। वह वहां जाकर बहुत बीमार हो गया और अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वापस भारत लौट सके। इधर उसकी पत्नी रागिनी अपनी ससुराल वालों से कह कह कर थक चुकी थी, पर कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। बेचारी ने ही जैसे तैसे अपने पति की टिकट के लिए पैसे जमा किए, क्योंकि वह अब लोगों के घरों में काम करने जाने लगी थी। लेकिन सास और देवर ने उससे वह पैसे छीनकर उसे धक्के मारकर घर से निकालने लगे। पर तभी दरवाज़ा खुलते ही उसकी सास और देवर के पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि बाहर तो करण को कनाडा गए आज पूरे 2 हफ्ते गुजर गए थे, लेकिन अभी तक उसने वहां जाकर कोई भी कांटेक्ट नहीं किया था। रागिनी बहुत ज़्यादा परेशान थी। वह बार बार करण को नंबर मिला रही थी। अभी 2 हफ्ते ही तो हुए थे जब घर की चिक-चिक से तंग आकर करण दुबई चला गया था। उसकी अपनी शादी को 5 साल हो रहे थे, लेकिन उसके अभी तक कोई औलाद भी नहीं थी। इसी बात का बहाना बनाकर सास ने छोटे भाई की शादी कर दी थी कि घर में बच्चे होंगे तो रौनक आ जाएगी। हाय, मैं तो बच्चों की आवाज़ को ही तरस गई हूँ। ये कैसा बांझ पेड़ अपने घर ले आई हूँ मैं। मेरे करण की सारी खुशियाँ निगल गई है। वह उठते बैठते रागिनी को ताने देती रहती। रागिनी का दिल कट कर रह जाता। देवर की शादी हुई तो घर में एक नया भूचाल आ गया। उसने अपनी शादी में 1 रुपया तक खर्च नहीं किया, बल्कि अगर उसे कुछ पैसे मांगे जाते तो वह यूं एहसान करता जैसे मजबूरी में शादी कर रहा हो। करण के पास जितनी जमा पूंजी थी वह सब की सब छोटे भाई राजू की शादी में उठ गई। करण को उम्मीद थी कि शादी के बाद कम से कम वह जिम्मेदार हो जाएगा और कपड़े की इस छोटी सी दुकान में उसके साथ बैठने लगेगा। लेकिन राजू भी शादी में मिले पैसों से पत्नी के साथ घूमने निकल गया। करण तो जैसे सन्नाटे में ही रह गया। राजू पहले ही कह रहा था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो अब घूमने फिरने के लिए पैसे कहाँ से आए। उसने बेबस अपनी माँ से कहा तो उन्होंने चाय का कप चारपाई पर रखा और गुस्से में बोली, छोटे भाई की खुशियों को नजर न लगा। तूने खुद भी अपनी पत्नी को कोई कम मजे नहीं कराए, बदले में उसने तुझे कुछ नहीं दिया, तो इसमें राजू का क्या कसूर है। राजू घूम फिर कर वापस आया तो करण उसे अपने साथ दुकान में बैठने को कह रहा था, लेकिन वह एक लापरवाह इंसान था और हर नए दिन बढ़ता हुआ उधार करण के कंधे झुका चुका था। उसके पास यही एक चारा था कि वह कोई बड़ा कदम उठाता। तंग आकर उसने अपने दुबई में रहने को एक दोस्त के पास जाने का फैसला कर लिया और अपनी दुकान को बेचकर वह दुबई चला गया था। और अब सब घर वाले खूब सारे पैसों की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन पैसे तो तब आते ना जब करण से किसी का कांटेक्ट हो पाता। रागिनी करण के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके अंदर आए क्या हुआ, करण से बात हुई या नहीं। चुपती हुई आवाज़ में सास ने उससे पूछा। रागिनी ने सर उठाया तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। नहीं, वह फ़ोन ही नहीं उठा रहे। अब उसने इतना ही कहा था कि सास ने अपना सर पीट लिया। हे कलमुही, जब से तुझे करण की ज़िंदगी में लाई हूँ, उस बेचारी की तो किस्मत ही फूट गई। तेरे कारण ही उसको परदेस जाना पड़ा और अब वहाँ भी न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। अगर तू पैसे संभाल कर रखने वाली औरत होती तो भला क्या ज़रूरत थी उसे परदेस जाने की। ये इनका रोज़ का काम था कि वह रागिनी को हर बात पर दोष देती और उसे जली कटी सुनाती रहती। तभी अचानक टेबल पर रखा हुआ रागिनी का मोबाइल बजा। रागिनी ने लपक कर फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। उसने बताया कि वह करण का दोस्त बोल रहा है। रागिनी ने बेचैन होकर पूछा कि करण कहाँ है, तो उसने बताया कि अब से करण यहाँ पर आया हुआ है। वह बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है। यहाँ पर हम सभी एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही टॉयलेट यूज़ करते हैं और जैसा बासी खाना मिल जाए हम खा लेते हैं। करण को तो ये सब सहने की आदत नहीं है, इसीलिए वह बीमार हो गया। अभी उसे कहीं काम भी नहीं मिला। आप ऐसा कीजिए, करण का टिकट करवा दीजिए और उसे वापस इंडिया बुला लीजिए। ये कहकर फ़ोन काट दिया गया। अब क्या करें? माँ जी टिकट के पैसे कहाँ से लाएं? बगैर टिकट के तो वो वापस नहीं आ सकते। रागिनी बेचारगी से सास को देखते हुए बोली और उसी पल देवर कमरे में आया और रागिनी का परफ्यूम मांगा। लेकिन अंदर रागिनी और सास दोनों ही परेशान चेहरा लिए खड़ी थी। राजू, करण की तबीयत दुबई में बहुत ख़राब हो गई है, उन्हें वापस लाना है। कहीं से भी करके टिकट के पैसे का इंतज़ाम करो। रागिनी ने बेताबी से कहा। एक पल के लिए तो राजू सख्ते में आ गया, लेकिन फिर एकदम से उसकी नज़रें बदल गईं। भाई को कहा भी था कि क्या ज़रूरत है बाहर जाने की, यहीं पर कोई और काम कर लो। खुद को तो उनसे संभाला नहीं जाता, इतनी दूर जाकर बैठ गए हैं।
कपड़े की दुकान पहले ही बिक चुकी है। मैं तो आजकल अपने ससुर की दुकान पर जाकर बैठ रहा हूँ। अब मैं टिकट के पैसे कहाँ से लेकर आऊँ? पड़े रहें वहीं। ऐसा नाकारा इंसान कि हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है, जो कमाने के बजाय उल्टा बोझ बन जाए। नफरत से कहता हुआ वह कमरे से बाहर निकल गया था। रागिनी हक्का बक्का देखती रह गई। ये वही राजू था जिसे करण ने अपने बच्चों की तरह पाला था और उसकी शादी पर लाखों रुपए लगाए। सास भी बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर जा चुकी थी। रागिनी ने हर संभव कोशिश कर ली कि वह घर में से किसी तरह टिकट के पैसों का बंदोबस्त कर ले, लेकिन राजू और उसकी सास ने 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं थे। उसकी सास बोली, दिन रात हमसे पैसे मांगती रहती है अपने पति की। अगर इतनी ही चिंता है तो जो अलमारी में लाखों के गहने संभाल कर रखे हैं वह निकाल कर दे दो, या उसे अपनी अर्थी पर लेकर जाएगी। उस दिन भी उसका देवर और देवरानी घूमने जाने के लिए कमरे से निकले तो रागिनी ने अपने देवर को रोककर टिकट के पैसों को कहा था। देवर तो कुछ ना बोला, लेकिन देवरानी वर्षा आपे से बाहर हो गई थी। कैसी पत्नी हैं आप? आपका पति वहां मर रहा है और आप गहनों के को सीने से लगाकर बैठी हैं। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, अपने गहने निकालिए और बेचकर बुला लीजिए अपने पति को। राजू का बाजू पकड़कर वह तनतनाते हुए बाहर निकल गई थी। रागिनी वहीं खड़ी रह गई, लेकिन देवरानी की बात कहीं ना कहीं उसके दिल को जरूर लगी थी। वह तेजी से चलती हुई अंदर कमरे में आई, जहां अलमारी में उसके सोने का एक ही सेट रखा हुआ था। ये सेट उसके माता पिता ने उसे दिया था, ससुराल की ओर से तो कुछ भी नहीं दिया गया था। गहने निकालते हुए उसे दुख हुआ, लेकिन करण की वापसी ज्यादा जरूरी थी। वह तो उसे बेचने ना जा सकती थी, इसीलिए वह देवर का इंतजार करने लगी। रात के समय जब दोनों वापस आए तो रागिनी सोने के सेट का डिब्बा लेकर उनके कमरे के दरवाजे पर जा पहुंची। दरवाजा बजाकर वह अंदर गई। देवर से बोली, यह सोने का सेट है, इसे बेच दो। शायद इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि करण की वापसी का टिकट हो जाएगा। रागिनी ने गहने उनके सामने किए तो वर्षा की आंखें चमक उठी। उसने राजू के हाथ से वह डब्बा झपट लिया। लालच उसकी आंखों से झलक रहा था। अरे आप चिंता ना करें, वैसे तो ये कोई महंगा सेट नहीं लगता, लेकिन राजू कोशिश करेंगे कि सही कीमत में बिक जाए। अब आप जाइए। आराम से डब्बा बंद करके अपने पास रखते हुए वर्षा बोली। रागिनी बुझे दिल के साथ लौट गई। वह दिन रात ही प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह करण की वापसी हो जाए। कोई ज़रूरत नहीं है ये सेट बेचने की। मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, और मुझे शादी पर भला कौन सा सोना दिया है आपने? आप लोगों ने इस महारानी को तो इतना भारी सेट दे दिया। अभी मेरे पास आ गया है तो मैं ही रखूंगी। अगर ये टिकट का सवाल करे भी तो इसे टाल दीजिएगा। मज़े से कहते हुए वर्षा सोने का सेट अपने गले में पहनकर देखने लगी। राजू ने भी कुछ नहीं कहा। वह बस अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता था। 2-3 दिन गुजरे। करण के दोस्त ने एक बार फिर से फ़ोन करके बताया कि उसकी तबीयत फिर ज़्यादा ख़राब हो गई है। रागिनी घबरा गई। उसने एक बार फिर देवर से टिकट को कहा, अरे भाभी, वह इतना बेकार सा सेट था और पता नहीं असली था या नहीं, इसीलिए मैंने उसे बेचने के बजाय वर्षा को दे दिया है। आप कहीं और से पैसे की व्यवस्था कर लीजिए। वह लापरवाही से कहता हुआ बाहर निकल गया, लेकिन रागिनी पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी, वह भी खत्म हो गई। सास को तो करण की कोई परवाह ही न थी। वह तो बस दिन रात राजू पर ही लाड जताती रहती थी, जैसे कि वह कोई 2 दिन का बच्चा हो। माँ जी, मैं कहीं नौकरी कर लेती हूँ, शायद इन पैसों से ही करण की वापसी की व्यवस्था हो जाए। रागिनी ने बेबसी भरे अंदाज में कहा तो वह चौंक पड़ी। अरे तुम नौकरी करोगी तो घर के कामकाज कौन करेगा? मुझे पता है तू जानबूझकर घर से बाहर निकलना चाहती है ताकि वर्षा सारा दिन काम में लगी रहे। तेरी जलन की तो कोई सीमा ही नहीं है। वर्षा दबी दबी सी मुस्काने लगी, लेकिन रागिनी की आंखों में आंसू भर आए थे। उसके ऊपर तो जुल्म हो रहे थे, वह कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ किसी को परवाह तक नहीं थी कि करण, जो इस घर का ही बेटा है, वहाँ मौत के मुंह में जा पहुंचा है। मैं आंसू पीते हुए किचन में आ गई और घर के सारे काम निपटाने लगी। सुबह से लेकर रात तक वह एक खच्चर की तरह से काम में लगी रहती, लेकिन उसकी देवरानी की फरमाइशें और सास के ताने कभी खत्म ही ना होते। इन सब बातों से रागिनी का दिल और दुखी हो जाता था। उसने उधार लेने के लिए भी पूछ लिया था, लेकिन कोई उसे इतने रुपए उधार देने को भी तैयार नहीं था। खुद उसके माता पिता तो काफ़ी समय पहले इस दुनिया से जा चुके थे, और कोई रिश्तेदार भी ऐसा नहीं था जो उसकी मदद कर सके। कई दिन गुजर गए थे। अब तो करण के दोस्त का भी फ़ोन आना बंद हो गया था। रागिनी ने एक दिन घबराकर उसे फ़ोन किया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। रागिनी फूट फूट कर रोने लगी। एक वह करण के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी। अगर करण को कुछ हो गया तो उसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी?
अब रागिनी ने फैसला कर लिया कि वह अपने भाग्य को सास और देवर के हाथों में नहीं छोड़ेगी। जैसे जैसे करके वह करण को वापस लाने की खुद व्यवस्था जरूर करेगी। मगर उसे नहीं पता था कि घर से बाहर निकलते ही क्या मुसीबत उस पर टूट पड़ेगी। रोज की तरह वह घर में सबके जागने से पहले उठ गई। जल्दी से घर का काम खत्म करके उसने खाना बनाकर रख दिया ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। उसके बाद घर से बाहर निकल गई। उसने पूरी कोशिश की थी कि बाहर जाते हुए कोई आवाज़ ना हो ताकि उसकी सास को पता ना चले। पैदल चलती हुई गलियों में बने स्कूलों में फिरने लगी। हर जगह नौकरी की एप्लीकेशन देने के बाद भी उसे पता चला कि किसी स्कूल में भी इतनी कम पढ़ी लिखी लड़की को नौकरी नहीं दी जा सकती। रागिनी मायूस होने लगी। रागिनी ने समय देखा तो 11 बज रहे थे। अगर आप रोज़ इसी टाइम स्कूल आया करेंगी तो फिर हमें ऐसे टीचर की कोई ज़रूरत नहीं। स्कूल लगने का समय तो सुबह 9 बजे का है, एक मैडम ने चश्मा के ऊपर से देखकर कहा था। जब रागिनी ने उसे बताया कि वह 11 बजे से पहले नौकरी पर नहीं आ सकती, हर जगह से ही उसे निराशा का सामना करना पड़ा। आखिरकार जिस समय वह गली के आखिरी स्कूल से बाहर निकली, उसका दिल फटा जा रहा था। वह अपने ही ख्यालों में गुम गली का मोड़ मुड़कर किसी बड़े इलाके में आ गई थी जहाँ शानदार घर बने हुए थे। न जाने रागिनी के दिल में क्या आई। उसने एक बड़े से घर का दरवाज़ा खटखटा दिया। कुछ ही देर के बाद दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे पर एक जवान आदमी खड़ा था। रागिनी को थोड़ी घबराहट हुई। क्या बात है, किससे मिलना है? आदमी सवाल कर रहा था। अचानक रागिनी के मुंह से निकला, मुझे काम की ज़रूरत है। क्या आपके घर में कोई काम है? जितने भी पैसे मिलें मैं काम कर लूँगी। रागिनी के स्वर में न जाने क्या था कि उस आदमी का दिल पसीज गया। उसने ही रागिनी को अंदर आने का इशारा कर दिया। धड़कते दिल के साथ रागिनी अंदर चली गई। शानदार से बंगले में अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। शायद वही जवान आदमी की माँ थी। रागिनी धीरे धीरे चलते हुए उनके पास जा बैठी। क्या बात है बेटी, तुम परेशान क्यों हो? उस औरत ने रागिनी से पूछा तो रागिनी ने रोते हुए सारी कहानी सुना दी। वह औरत दयालु थी। उनके घर में पहले ही काम वाली लगी थी, मगर उन्होंने रागिनी को अच्छी सैलरी पर अपने घर में काम पर रख लिया। ना सिर्फ अपने घर में बल्कि पड़ोस में अपनी बहन के घर भी रागिनी को काम दिलवा दिया था। शर्त सिर्फ यह थी कि रागिनी को सुबह 11 बजे हर हाल में आना होगा। रागिनी को क्या आपत्ति हो सकती थी। वह खुशी खुशी घर वापस आई तो घर में एक नया हंगामा उसकी राह देख रहा था। बिना बताए कहाँ गुच्छर उड़ा रही थी। कल मुँही, सारे बर्तन गंदे पड़े हैं। मेरी सफ़ेद साड़ी इस्त्री हो गई है ना? मुझे कथा में जाना था। वर्षा बेचारी सुबह से चाय के लिए तड़प रही है। आखिर कहाँ गई थी? सांस उसके बालों को पकड़कर बोली। रागिनी की आंखों के किनारे भीगने लगे। मैं घर में नौकरी कर ली है और अब मैं वहाँ रोज़ाना काम करने जाया करूँगी। मुझे करण को वापस लाने के लिए रुपयों की ज़रूरत है। अगर किसी ने मुझे काम करने से मना किया तो मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी। रागिनी एकदम फट पड़ी थी। सास ने पहले तो गुस्सा दिखाया, लेकिन उसने रागिनी की आंखों में निडरता देख ली थी। सास को अपनी भलाई इसी में लगी कि वह खामोश हो जाए, वरना यह मुफ्त की नौकरानी हाथ से चली जाती। घर के इतने सारे काम उनसे भला कहाँ होते। उन्होंने रागिनी पर एहसान करते हुए कहा, घरों में काम करने की अनुमति दे दी। रागिनी रोज़ सुबह अपने घर का काम ख़त्म करके जाती और दो दो घरों का काम करती। सर्दी के दिनों में जिस समय वह ठंडे पानी में बर्तन और कपड़े धो रही होती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। करण यहाँ होते तो कभी भी मैं इस तरह के मेहनत वाले काम ना करवाते। रागिनी को काम पर जाते हुए भी कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन वह काम खत्म करके वापसी के लिए बाहर निकली तो तेज़ हवा चल रही थी। उसका हल्का सूट हवा की तेज़ी के सामने बिल्कुल बेकार साबित हो रहा था। रागिनी खुद को संभालते हुए घर की ओर जा रही थी जब अचानक ही आसमान से बूंदें बरसने लगी। मौसम अचानक ही ख़राब हो गया था। रागिनी ने परेशानी से आसमान की तरफ देखा। बारिश इतनी तेज़ होने लगी कि वह चलकर अपने घर तक तो बिल्कुल नहीं जा सकती थी। किराए के पैसे थे नहीं। वहीं एक दुकान के सामने लगे शेड के नीचे सिमट कर बैठ गई। शेड बस इतना चौड़ा था कि रागिनी बस बैठ सकती थी। दाएं बाएं गिरते हुए पानी के छींटे उड़कर उसके कपड़ों को गीला कर रहे थे। रागिनी का दिल चाहा कि वह फूट फूट कर रो दे। उसने दोनों हाथों में अपना सर थाम लिया और तभी एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी तो रागिनी ने चौंक कर सिर उठाकर देखा तो गाड़ी का शीशा नीचे करके किसी ने हाथ बाहर निकाला था। उसने कुछ नोट रागिनी की ओर बढ़ाए। रागिनी सकते में रह गई। शायद वह उसे भीख दे रहा था।
रागिनी ने उसे बताना चाहा कि वह भीख नहीं मांग रही, बल्कि मजबूरी में यहाँ बैठी है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आदमी के हाथों में दबे नोटों पर पड़ी, वह 100-100 के कई नोट थे। रागिनी का दिल धक से रह गया। अगर ये पैसे वह टिकट के पैसों में मिला मिला लेती, तो जल्दी ही करण को वापस बुला सकती थी। मजबूर होकर रागिनी ने हाथ बढ़ाकर उस आदमी से वह पैसे ले लिए। गाड़ी तो आगे चली गई, लेकिन रास्ते में गुजरते हुए इक्का दुक्का लोगों ने रागिनी को वह पैसे देते लेते देख लिया था। उसके बाद एक औरत ने बढ़कर 100 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। रागिनी ने वह भी पकड़ लिया। शायद उसके अंदर की शर्म खत्म हो चुकी थी। तेज बरसती बारिश में तेजी से दौड़ते हुए लोग उसके आसपास से गुजरते तो जेब से निकाल कर कुछ रुपए उसके आगे डाल देते। जब तक बारिश रुकी, रागिनी के पास अच्छे खासे रुपए जमा हो चुके थे, लेकिन उसका दिल मर चुका था। उसे यूं लग रहा था जैसे वह अपनी ही नज़रों में गिरी जा रही हो। कपकपाते हाथों से आधे सूखे आधे गीले नोट दबाए वह अपने घर की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद उसे दोनों घरों से सैलरी मिल गई थी। वह बहुत खुश थी। दोनों मालकिन ने उसकी सैलरी के अलावा भी उसे अच्छे खासे पैसे दिए थे। इन दोनों को ही पता था कि रागिनी अपने पति को वापस बुलाना चाहती है। रागिनी बहुत खुश थी। कुछ रुपए उसके पास पहले से ही जमा हो चुके थे। अब तनख्वाह से मिलने वाले रुपयों को इकट्ठा करके टिकट के पूरे पैसे जमा हो गए थे। रागिनी ने जल्दी से पर्स के अंदर से सारे पैसे रख लिए और खुशी खुशी घर आ गई। खुले दरवाजे से जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, अंदर एक तूफान आया हुआ था। आ गई महारानी आवारागर्दियां करके। आज तू मुझे सच सच बता दे कि तू कहाँ जाती है। चेहरे पर देख तो सही कितनी खुशी बिखरी हुई है। आखिर इस खुशी के पीछे का राज क्या है। मेरे बेटे को तो मरने के लिए परदेश भिजवा दिया है, खुद यहाँ न जाने किसके साथ रंगरलियां मना रही है। सास के मुंह को देखकर रागनी घबरा गई। अपने आप ही पर्स के ऊपर उसकी पकड़ मजबूत हुई। उसे पता था कि अगर ये पैसे घर वालों के सामने आए तो दोबारा नहीं मिलेंगे। क्या छुपा रही है बैग के अंदर, दिखा मुझे। सास ने उसकी हरकत पहचान ली थी। झपट कर उन्होंने रागिनी के हाथ से बैग छीना। राजू भी अंदर कमरे से बाहर निकल आया था। इतने सारे पैसे कहाँ से आए। फटी फटी आंखों से नोटों को देखते हुए सास नोटों को गिन रही थी। राजू भी हैरान रह गया। आप तो कहती थी कि मैं घर में काम करती हूँ। घर में काम करने वालों को कौन इतने पैसे देता है। मुझे तो लगता है कि ये पैसे आपको करण भाई ही भिजवाते हैं। उन्होंने सिर्फ हमें ही उल्लू बना रखा है। राजू पैसों को झपटते हुए एकदम फट पड़ा था। सास ने खजाने वाली नज़रों से रागिनी को देखा। सही कह रहा है तू, इसकी कोई चाल होगी। इसी के नंबर पर तो फ़ोन करता है करण। मुझे तो लगता है वह भी इसके साथ मिला हुआ है। सास ने एक थप्पड़ रागिनी के मुंह पर मारा तो वह लड़खड़ाकर पीछे जा गिरा। वह शुरू से ही डरपोक थी। उसके सारे शब्द ही खत्म हो गए थे। कहने लगी, ये पैसे मुझे वापस कर दो, ये करण की टिकट के पैसे हैं। वह हाथ जोड़ते हुए कह रही थी, लेकिन सास और देवर तो आपे से बाहर हो चुके थे। उन्होंने अच्छे खासे रुपए हाथ में आते नजर आ रहे थे। वह भला क्यों वापस करते। चलो निकलो मेरे घर से। सास ने हाथ से पकड़कर उसे उठाया। देवर ने लपक कर दरवाज़ा खोल दिया। वर्षा भी कमरे से निकल आई थी। रागिनी रोती और मिन्नतें करती रही, लेकिन सास ने उसकी एक न सुनी। उसके सारे पैसे अपनी मुट्ठी में दबाकर धक्के मारकर सास ने उसे घर से बाहर निकाल डाला। रागिनी तड़प कर वापस मुड़ी, लेकिन इससे पहले कि सास दरवाज़ा बंद करती, अचानक उनकी नज़र सामने रुकती हुई टैक्सी पर पड़ी। उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि टैक्सी में से कोई आदमी बाहर उतर रहा था। उसका चेहरा जैसे ही सामने आया, रागिनी की सास की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजू, जिसने रागिनी को ज़ोरदार धक्का दिया था, वह भी सांस रोके खड़ा रह गया। फटी फटी आंखों से उस आगे बढ़ते आदमी की ओर देखकर उनके चेहरे के रंग उड़े जा रहे थे। रागिनी, जो अभी तक उनकी मिन्नतें करती हुई रो रही थी, उसके चेहरों के बदलते भाव देखकर अचानक पीछे मुड़ी और उसे चक्कर से आने लगे, क्योंकि टैक्सी से उतरने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि करण था। रागिनी ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा। करण, उसके होठों से बस ये शब्द निकले। करण ने 2 कदम आगे बढ़कर रागिनी को संभाला और अब उसकी आंखों से खून छलक रहा था। पहले मुझे मरने के लिए परदेश में छोड़ दिया, जबकि मैं तुम लोगों के लिए रुपया कमाने वहां गया था, और अब मेरी पत्नी को भी धक्के मारकर इस घर से निकाल रहे हो। तुम लोगों के जुल्म की कोई सीमा भी है या नहीं। वह गुस्से में चिल्लाया, लेकिन सामने जवाब देने की हिम्मत किसी में नहीं थी। करण रागिनी को लेकर घर के अंदर गया। वह जो बुरी तरह से रो रही थी, कांपते शब्दों में बोली, करण, ऊपर वाले का शुक्र है आप वापस आ गए। मैं बड़ी मुश्किल से आपका टिकट के लिए पैसे जमा किए थे, मगर इन लोगों को लगता है कि वह पैसे मुझे आपने ही भेजे थे। रागिनी ने रोते हुए बड़ी मुश्किल से कहा। राजू अपने आप को संभाल चुका था।
हाँ तो भला घर में काम करने से किसी को इतने पैसे कहाँ मिलते हैं? जब आप झूठ बोलेंगी तो आपसे सवाल तो करेंगे ना। आखिर भाई के बाद आपकी ज़िम्मेदारी मेरी और माँ की ही तो है। वह बात बनाना चाह रहा था। सास तो आय-बाय शाय कर रही थी, लेकिन करण तो वापस कैसे आया? उनके मुँह से निकला तो करण ने ज़ख्मी नज़रों से उनकी ओर देखा। शायद आप तो यही चाहती थी कि मैं कभी वापस ना आऊँ, वहीं मर जाऊँ या पैसे कमा-कमा कर भेजता रहूँ। जब मेरे दोस्त ने मेरे बीमार होने की खबर आप लोगों को दी, तो उसके कुछ समय के बाद मैं ठीक हो गया था, लेकिन मैं खुद ही